भारत की बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता वाकई में कमाल की है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर समंदर की गहराइयों तक हर तरफ जिंदगी बिखरी पड़ी है। लेकिन कभी सोचा है इस अनमोल खजाने को आखिर बचाता कौन है? इसके पीछे क्या कोई सिस्टम है? तो चलिए आज इसी पूरे सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि भारत की कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी असल में है क्या, वो कौन से कानून हैं, कौन सी संस्थाएं हैं और जमीन पर वो कौन से काम हैं जो मिलकर हमारी इस कुदरती विरासत को महफूज रखते हैं। देखिए, किसी भी बड़े सिस्टम की शुरुआत होती है एक मजबूत नींव से, है ना? और भारत के कंजर्वेशन का जो पूरा ढांचा है वो भी कुछ बहुत जरूरी कानूनों पर टिका है। इसमें दो कानून सबसे बड़े पिलर हैं। पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और दूसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। अब दोनों के मकसद थोड़े अलग हैं, पर ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जो 1972 का एक्ट है ना, वो तो भारत के कंजर्वेशन के इतिहास में एक मील का पत्थर है, एक गेम चेंजर था। इसका मेन फोकस है जंगली जानवरों और पेड़ पौधों को बचाना, उनके घरों यानी हैबिटेट्स को मैनेज करना और उनकी खरीद फरोख्त पर लगाम लगाना। तो सवाल ये है कि ये कानून जानवरों को बचाता कैसे है? इसे एक तरह की सिक्योरिटी लिस्ट समझिए। शेड्यूल 1 में है वीवीआईपी जानवर जैसे स्नो लेपर्ड या काला हिरण। इनको नुकसान पहुंचाने पर सबसे तगड़ी सजा है। फिर शेड्यूल 2 में भी हाई प्रोटेक्शन है, जैसे हिमालयन ब्लैक बियर के लिए। शेड्यूल 3 और 4 में वो जानवर हैं जो प्रोटेक्टेड तो हैं पर सजा थोड़ी कम है, जैसे कि चीतल। और हाँ, शेड्यूल 5 में कुछ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें वर्मिन माना जाता है, मतलब उनका शिकार हो सकता है। यहां तक कि शेड्यूल 6 में कुछ खास पौधों की खेती पर भी नियम कानून हैं। ठीक है, तो कानून तो बन गए, पर इनको लागू कौन करेगा? अब क्या से आगे बढ़कर कौन पर आते हैं, यानी वो संस्थाएं जो ये सब काम देखती हैं। भारत का जो पूरा संरक्षण का ढांचा है ना, वो एक पिरामिड जैसा है। टॉप पर नेशनल लेवल, बीच में स्टेट लेवल और सबसे नीचे जमीन से जुड़ा हुआ लोकल लेवल। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इस पिरामिड में सबसे ऊपर टॉप पर बैठा है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी यानी एनबीए। इसका एक बड़ा काम ये देखना है कि अगर कोई विदेशी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहता है तो उसे मंजूरी मिले, और ये भी पक्का करना कि इससे जो भी फायदा हो वो लोकल कम्युनिटीज के साथ भी बांटा जाए। अब बीच में आते हैं स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड्स यानी एसबीबीज। ये समझिए नेशनल और लोकल लेवल के बीच का एक बहुत ज़रूरी पुल है। ये अपनी अपनी राज्य सरकारों को सलाह देते हैं और नेशनल अथॉरिटी के साथ मिलकर काम करते हैं। और फिर पिरामिड का आधार, जो सबसे ज़रूरी हिस्सा है, वो है बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ या बीएमसीज़। ये लोकल लेवल पर बनती हैं। इनका काम है संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाना और अपने इलाके की बायोडायवर्सिटी और जो पारंपरिक ज्ञान है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना। तो कानून बन गए, संस्थाएं भी बन गईं, लेकिन असल में काम हो कहाँ रहा है? जमीन पर क्या हो रहा है? चलिए देखते हैं। पूरे भारत में फैले हैं ये बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स। ये कोई आम जंगल या पार्क नहीं है, ये वो अनोखी जगह हैं जहां जंगली और पालतू प्रजातियों का खजाना है, जहां हमारी संस्कृति की जड़ें हैं और जो एवोल्यूशन के लिहाज से भी बहुत खास हैं। और इनकी संख्या है 48। जनवरी 2025 तक पहला था कर्नाटक का नल्लूर एमली ग्रोव और सबसे नया ओडिशा का गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक और लेयर है प्रोटेक्शन की, वो हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। भारत में कुल 44 ऐसी साइट्स हैं। इनमें 35 कल्चरल हैं, एक मिक्स्ड है और 7 हैं प्योरली नेचुरल साइट्स। ये 7 जगह भी हमारे संरक्षण के नेटवर्क का एक बहुत अहम हिस्सा हैं। देखिए, संरक्षण सिर्फ जगहों का नहीं होता, प्रजातियों का भी होता है, और भारत ने इसमें दशकों से काम किया है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया, फिर 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट, यहाँ तक कि गिद्धों को बचाने के लिए 2006 में और स्नो लेपर्ड के लिए 2009 में भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए। तो अब आते हैं पहेली के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये सब करने के लिए पैसा कहाँ से आता है और इसमें लोगों की क्या भूमिका है? एक बड़ा सीधा सा सवाल है। जब डेवलपमेंट के नाम पर कोई जंगल कटता है तो उसकी भरपाई कौन करता है? उसकी कीमत कौन चुकाता है? इसका जवाब है कैंपा। इसे एक तरह का जंगल बैंक मान सकते हैं। मतलब जब भी कोई प्रोजेक्ट जंगल की जमीन का इस्तेमाल करता है तो उसे उस नुकसान की भरपाई के लिए इस बैंक में पैसा जमा करना होता है।
फिर उस पैसे का इस्तेमाल नए जंगल लगाने और वाइल्ड लाइफ को बचाने में होता है। और ये पैसा बंटा कैसे है? बड़ा सिंपल है। 90% सीधा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जाता है ताकि वो जमीन पर काम कर सकें, और बाकी का 10% केंद्र सरकार के पास रहता है देखरेख और निगरानी के लिए। लेकिन कहानी सिर्फ सरकार और पैसों की नहीं है। सबसे बड़ी ताकत तो लोगों के हाथ में है। यहीं पर आता है 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ये कानून उन आदिवासी और दूसरे समुदायों को जंगल पर उनका हक देता है जो सदियों से वहीं रहते आए हैं। ये उन्हें संरक्षण का सबसे बड़ा हिस्सेदार बनाता है। तो हमने देखा कि भारत के पास संरक्षण के लिए एक कितना मजबूत ढांचा है। कानून हैं, संस्थाएं हैं, फंड्स हैं और लोगों की भागीदारी भी है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये काफी है? 2050 तक प्रकृति के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर जीने का जो हमारा लक्ष्य है, उस रास्ते में अब अगली और सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।